नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और रोहित के साथ हैं विराट। और किस कदर साथ हैं कि उन्होंने एक तरीके से ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले टीम इंडिया की तैयारियों की कमान अपने हाथ में ले ली है। साथ ही साथ उनका जो लंबा अनुभव है बतौर खिलाड़ी भी और बतौर कप्तान भी, उसको निचोड़कर वो टीम को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, पिछला मैच बहुत बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन याद ये भी रखना चाहिए कि पहला मैच बहुत शानदार तरीके से जीते भी थे और अब 5 मैच की सीरीज भूलकर उसको कट ऑफ करके 3 मैच की सीरीज में बदलना है और हर हालत में जीत हासिल करनी है। ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही कुछ विराट कोहली ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को समझाया है। क्या कुछ है पूरी खबर ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए टीम इंडिया की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। 14 तारीख से मैच खेला जाना है। भारतीय टीम ने अपना अभ्यास शुरू कर दिया है और अमूमन जब भारतीय टीम किसी टेस्ट मैच के लिए या किसी मैच के लिए मैदान में उतरती है तो उससे पहले आप देखते होंगे टीम के सभी खिलाड़ी एक दूसरे के अगल बगल में खड़े होकर एक झुंड सा लगाते हैं जिसको टीम हडल कहा जाता है। और वो टीम हडल दिखाई दिया इस ब्रिस्बेन टेस्ट की तैयारियों का जो शुरुआत हुई उसमें, और वहां पर विराट कोहली ने टीम के सभी खिलाड़ियों को एक तरीके से संबोधित किया, अपनी बात रखी। एक परंपरा है कि टीम का कोई सीनियर खिलाड़ी खिलाड़ियों से बातचीत करता है, उनको बताता है कि किस तरह से अपने आप पर भरोसा रखना है, किस तरह से क्रिकेट का खेल या कोई भी खेल एट द एंड ऑफ द डे दिमाग से भी खेला जाता है। और वहां पर अगर आप भावनात्मक तौर पर, दिमागी तौर पर मजबूत हैं तो वहां पर मैच के नतीजे को बदलने की कुव्वत इस भारतीय टीम में है। संभवतः ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा होगा, ये परंपरा है। लेकिन अच्छी बात यह थी या बड़ी बात यह थी या ध्यान देने वाली बात यह थी कि रोहित शर्मा भी थे, लेकिन संबोधित किया विराट कोहली ने। मैं दीपेश कोई अतिरिक्त मतलब निकाल रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। मेरा यह मानना है कि भाई कप्तान रोहित हैं, आइडियली रोहित भी बोल सकते थे, आर अश्विन सीनियर प्लेयर हैं वो बोल सकते थे, जसप्रीत बुमराह सीनियर प्लेयर हैं वो भी बोल सकते थे, लेकिन ये चार्ज विराट कोहली ने लिया। विराट कोहली ने जाकर जो भी 2-3-4 मिनट उन्होंने बोला, समझाया यही होगा कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना है, हम यहां से जीत कर जाएंगे। बिल्कुल सर, यहां दो बातें हो सकती हैं। एक तो अगर कोई इसका नेगेटिव मतलब निकालने की कोशिश करे तो निकाल सकता है, बट ऐसा है नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि टीम में हर एक सीनियर खिलाड़ी या हर एक खिलाड़ी के लिए एक स्पेस है, और जब आप विराट कोहली जितना बड़ा कद रखते हो तो फिर कहीं ना कहीं उनकी बात का थोड़ा सा ज्यादा महत्व होता है टीम के ऊपर। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, 15-16 खिलाड़ियों का जो स्क्वाड गया है ऑस्ट्रेलिया, इसमें से अगर कोई एक खिलाड़ी आप ऐसा निकालेंगे जिसको ऑस्ट्रेलिया का मतलब सबसे ज्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो सिर्फ विराट कोहली हैं। उन्होंने बहुत बुरा समय भी देखा है, जब टीम इंडिया 4-0 से हारी थी 2012 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। उससे भी बुरा समय देखा जब 2014 में महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक कप्तानी छोड़ दी, तब टीम को उस हालात में कहीं ना कहीं उन्होंने लीड किया था। 1-0 से टीम पीछे थी, लीड किया था, रन्स किए थे। सबसे बड़ी बात यह है धोनी का एकदम से चले जाना, उस वक्त तो सिनारियो सर ऐसा था कि किसी के दिमाग में भी नहीं था कि दूसरा कप्तान है कौन हमारे पास। उस वक्त कोहली ने लीड किया, एक मेंटेलिटी बनाई कि नहीं, ड्रॉ के लिए नहीं जाएंगे, आगे से जितने भी टेस्ट मैचेस खेलेंगे उसमें जीत के लिए जाएंगे, चेज के लिए जाएंगे। 2018 में जब आए 4 साल के बाद तो टेस्ट सीरीज जिता ही ले गए, फिर वो 21 की टेस्ट सीरीज। तो मेरा कहने का जो अर्थ है वो यहाँ पे सीधा सा ये है कि विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया जाके सर हर तरीके का समय देखा है। बहुत से ऐसे क्रिकेटर होंगे जो 5-7 साल खेल भी गए, लेकिन उन्हें उतना इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना अकेले विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में खेलने का है। और ये तो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट है, चौथी सीरीज है उनकी ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं आपको नंबर्स के हिसाब से भी बता दूं तो। इसके अलावा T20 वनडे, इनफैक्ट वर्ल्ड कप 2015 का यहाँ खेला है, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने यहाँ पे खेला है। तो एक बड़ा मतलब कहते हैं ना, एक एक्सपीरियंस का एक बड़ा बैगेज है उनके पास। तो यंगस्टर्स के साथ कुछ शेयर कर लेना, जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास उतना बड़ा सैंपल साइज है नहीं जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है। और ऑस्ट्रेलिया मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौजूदा समय में अगर सबसे कोई डिफिकल्ट जगह है किसी टीम को उसके घर में हराना तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। भले ही टीम इंडिया ने किया है 2 बार, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में विराट कोहली जैसे दिग्गज की आपको कहीं ना कहीं सलाह की जरूरत पड़ती है। अब ये नहीं हो सकता कि कैप्टन का टैग रोहित शर्मा के ऊपर है तो हर चीज वही बताएं। फिलहाल उनकी फॉर्म कहीं ना कहीं उस तरीके की नहीं है, कॉन्फिडेंस उस तरीके का नहीं है, बॉडी लैंग्वेज उस तरीके की नहीं है, थोड़े सवालों के घेरे में भी है। तो ऐसे में अगर विराट ने आके थोड़ा सा चार्ज सर ले भी लिया, चाहे ऑन फील्ड ले लें या फिर ऐसे प्रैक्टिस सेशंस में ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टीम की बेहतरी के लिए ही ज्यादा मैं मानता हूं इस चीज को। बिल्कुल। और अगर कहा जाए कि विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के मैदानों से, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से, ऑस्ट्रेलिया की जो फैंस आते हैं उनसे सबसे नस नस से वाकिफ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं दीपेश। जो उनका एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस का बैगेज है, वो इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि अगर वो कुछ कहते हैं तो उनकी बात में वजन भी होगा। और एक फैक्ट और भी है कि विराट कोहली को विराट कोहली बनाने वाला जो देश है वो देश भी ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर उन्होंने
शुरुआती टेस्ट मैचेस में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, वहां से जब उन्होंने पर्थ में रन किए तो फिर वो एक अलग लेवल पर जाने गए, जो आज तक उनको लोग सैल्यूट कर रहे हैं उनकी बल्लेबाजी को। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो जो नेट सेशन हुआ उसमें और भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या किया। ये हम आपको हमेशा कहते हैं कि स्पोर्ट्स 9 पर हम आपको इस तरह की जो बहुत छोटी छोटी जानकारियां होती हैं, उससे जो संकेत मिलते हैं वो हम आपको हमेशा पहुंचाते हैं, और इसके लिए हम बड़ी पैनी नजर रखते हैं भारतीय टीम के नेट सेशन वगैरह पर भी। तो अभी जो बड़ी जो चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो आपको बता देते हैं। एक तो स्लिप में कैच को लेकर काफ़ी काम किया गया। सारे प्लेयर्स जो स्लिप में फील्डिंग करते हैं उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ देखी गई कि रेयान टेंडुलकर जो भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच हैं, उनके साथ रोहित शर्मा का एक अच्छा खासा बातचीत का सेशन रहा। करीब 15-20 मिनट उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा अभिषेक नायर जो है वो बॉलर्स को कैचिंग की प्रैक्टिस करा रहे थे, ऊंचे ऊंचे कैच मार रहे थे और ऊंचे ऊंचे शॉट्स मार रहे थे, और उसको फिर फील्डर्स के जो बॉलर्स हैं वो कैच ले रहे थे। जब इस वार्म अप सेशन के बाद जब भारतीय टीम के खिलाड़ी बैटिंग के लिए रवाना होना शुरू हुए तो सबसे पहले रवाना हुए केएल राहुल। ये एक बड़ा संकेत है इस बात का कि जो चर्चा चल रही है कि क्या रोहित शर्मा ओपन करेंगे नहीं करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि 99.99% नहीं करेंगे केएल राहुल। जिस तरह से अपनी किट लेकर बैटिंग नेट्स की तरफ गए, उससे तो यही पता चलता है। उसके अलावा जो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, स्लिप की प्रैक्टिस, पिछले मैच में कुछ कैचेस भी छूटे थे। वैसे देखा जाए दीपेश तो बहुत सामान्य सी बात है। आप लोग खुद इतना मैचेस खेलते हैं, आपको पता है टीम पहले ग्राउंड में पहुंचती है, एक हडल होता है, फिर खिलाड़ी थोड़ा वार्म अप के लिए जॉगिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद कभी कोई फुटबॉल खेल लेता है, कभी कुछ वो कोन रख के प्रैक्टिसेस हो जाती हैं, फिर स्लिप की एक्सरसाइज होती है, हाई कैचेस एक्सरसाइज होती है। वो सब कुछ सामान्य सा लगता है, लेकिन जब वो इंटेंट दिखाई दे कि एक हार के बाद, 10 विकेट से बड़ी हार के बाद, हर खिलाड़ी जो एडिलेड में 2 दिन एक्स्ट्रा था वहां भी प्रैक्टिस करके गया, फिर ब्रिस्बेन में जैसे ही पहुंचे वहां प्रैक्टिस शुरू की, और हर आदमी ऐसा लग रहा है कि ये प्रैक्टिस में भी अपना 100% देने को तैयार है। ये पॉजिटिव माहौल जो है ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा सर। और ये अभी आपने जैसा बताया भी ना कि हाई कैचेस की भी प्रैक्टिस हुई, स्लिप में भी कैचिंग की प्रैक्टिस हुई, इसके पीछे एक वजह है। एडिलेड टेस्ट में स्लिप्स में स्पेशली बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए थे। खुद ऋषभ पंत से कैच ड्रॉप हुआ था। गेम के मामले में कोई बात नहीं, हो जाता है। कई बार ऐसा दिन होता है जब आपकी फील्डिंग उस तरीके की नहीं रहती, बट वो कैच किसी आम आदमी के नहीं थे सर। और आम आदमी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेविस हेड जो कि एक मेन डिफरेंस थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उस टेस्ट मैच के, मैंने पूरा स्कोर कार्ड देखा। दोनों टीमों का जो स्कोर था ना पहली पारी का, वो एकदम कह सकते हैं कि 2 या 3 या 4 रन ही बस ऊपर नीचे था, अगर ट्रेविस हेड के 140 रन निकाल दिए जाएं तो। और 140 तक पहुंचाने में बहुत हद तक हाथ रहा था भारत की खराब फील्डिंग का। चाहे मोहम्मद सिराज से वो हाई कैच, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं कि हाई कैचेस की प्रैक्टिस हो रही है, मोहम्मद सिराज से एक कैच उनका ड्रॉप हुआ, ऋषभ पंत से एक कैच ड्रॉप हुआ। इसके अलावा और भी थोड़े बहुत चांसेस उनको बीच बीच में मिलते रहे, थोड़े टफ चांसेस थे लेकिन मिले। तो उन चीजों से कहीं ना कहीं पार पाने के लिए ये चीजें करी जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि अभी भी जितनी भी नेट सेशन से जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, वीडियोस निकल के आ रही हैं, उनसे एक चीज बड़ी क्लियर है कि कहीं से भी कहीं तक नेगेटिव माहौल नहीं है। किसी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा कि हम सब कुछ हार गए, अब इसके आगे कुछ नहीं है। एक ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं एक गोल, एक टारगेट के तहत काम किया जा रहा है। चाहे अब उसमें आप WTC का फाइनल मान लीजिए, सीरीज जीतने के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए भी बहुत कुछ है और पाने के लिए भी बहुत कुछ है। अब यहाँ WTC का जो फाइनल है वो दांव पे लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर टीम में नेगेटिविटी कहीं से आ गई, किसी खिलाड़ी के मन में कुछ बात आ गई कि नहीं मेरा बल्ला नहीं चल रहा, मैं कैसे ऑस्ट्रेलिया में खेलूंगा, जो कि फिलहाल मौजूदा समय पर रोहित शर्मा के साथ बहुत हुआ पड़ा है, तो ये चीज, ये माहौल, इससे बचने के लिए एक ही काम है। और सर बार बार हमारे लाइव में कहते भी हैं कि भाई आपका अगर कोई काम नहीं बन पा रहा है, आप बल्लेबाजी आपकी ठीक नहीं हो रही है, आपकी गेंदबाजी ठीक नहीं हो रही है, आप 130, 35, 40 हिट नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है नेट्स में जाइए, अपने आप का खूब पसीना बहाइए, जितनी मेहनत हो सके धूप में, बारिश में, जिस तरीके से आपसे प्रैक्टिस करते हुए बने कीजिए, तभी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। शायद यही वजह थी कि बिल्कुल सवालों से आए थे न्यूजीलैंड वाली सीरीज से विराट कोहली, उसके बाद भरी बारिश में यहाँ आके प्रैक्टिस करी, पर्थ सबसे पहले पहुंच गए, सेंचुरी लगा दी, दोबारा से सुर्खियों में आ गए। ठीक है एडिलेड में फेल हुए, लेकिन एडिलेड टेस्ट मैच खत्म होते ही 5 से 10 मिनट के बाद जब वो हो रहा था, जितनी भी सेरेमनी वगैरह जो प्लेयर ऑफ द मैच को दिया जाता है, जो भी काम होता है, उसके बीच में विराट कोहली नेट्स में पहुंच चुके थे। तो ये चीज
डेडिकेशन पूरा है और सर कोशिश के जो नंबर हैं वो पूरे हैं। कोशिश जब अच्छी होगी, जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसा पर्थ में भी हुआ था। तो अच्छी बात यही है कि एटलीस्ट एक नेगेटिव माहौल नहीं है, वरना सर कोई भी टीम होगी ना दुनिया की, जब उसके सामने ये होगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया को बचे हुए 3 मैचों में से एटलीस्ट 2 तो हराने और 1 हारने से बचना भी है, तो सर हर कोई कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएंगे कि भाई इतना बड़ा फाइनल हमारे दांव पे लगा हुआ है। 1-2 खिलाड़ी जो हमारे हैं वो शायद आखिरी बार इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आए, उसके बाद दूसरी साइकिल में खेलें या ना खेलें, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सर टेंशन तो होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो विजुअल्स हम लगातार देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के बगल में, इसमें एक भी फोटो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई प्लेयर मायूस है या किसी तरीके की टेंशन में है। और ये माहौल क्रिएट करने में बड़ा हाथ है मैनेजमेंट का या कोचेस का, जो वो स्मूथ ट्रांजिशन जिसकी हम बात करते हैं, राहुल द्रविड़ टू गौतम गंभीर, अच्छी चीजें हैं, ये देख के अच्छा लगता है। बाकी अब पता लग ही जाएगा सर ये गाबा टेस्ट मैच में कि किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, किस तरीके की प्रैक्टिस हुई है या किस तरीके से तैयारियां की गई हैं इस टेस्ट मैच के लिए। बिल्कुल, और तैयारियों के नंबर पूरे हैं भाई। जो दीपेश कह रहे हैं वो बड़ी खास बात है, क्योंकि हम लोग मजाक में कहते थे कि अच्छी हैंड राइटिंग के भी नंबर मिलते हैं कई बार, तो ये अच्छी हैंड राइटिंग वाले नंबर जो हैं वो 10 में 10 पूरे हैं। बाकी आपको यही बता दें कि हिंदुस्तान में इस वक्त सर्दियों के दिन जरूर हैं, लेकिन वहाँ ब्रिस्बेन में अच्छी खासी गर्मी है और बाकायदा पसीना बहा रहे हैं खिलाड़ी। जो बात अभी दीपेश ने कहा था ना मौसम वाली, तो वहाँ का मौसम यहाँ का मौसम यही फर्क है। लेकिन एक मौसम की बात अब चूंकि चली गई है तो एक खबर भी बताते चलते हैं। बारिश जो है वो एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है। जो खबरें हैं ब्रिस्बेन में, जो वहाँ का वेदर डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि 5 के 5 दिन में से बारिश जो है वो ऊपर नीचे अभी फिलहाल जो माहौल है उसके हिसाब से हो सकती है। और प्रॉब्लम यह है कि अगर बारिश होती है और ये मैच किसी तरह से इसका रिजल्ट नहीं आता तो वो भारतीय टीम के लिए दबाव बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जो अभी आप भी कह रहे थे ना कि अब जो 3 मैच बचे हैं उसमें से 2 मैच भारतीय टीम को जीतना है और 1 मैच में हार से बचना है, तब जाकर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जो जगह है उसका दावा बरकरार रहेगा। अब कहानी क्या है जरा ये बता देते हैं आपको। पहले दिन 50%, दूसरे, तीसरे और आखिरी दिन यानी चौथे दिन को सिर्फ अगर आप छोड़ दें तो लगातार बारिश की संभावना है। पहले दिन 50%, दूसरे दिन, तीसरे दिन और आखिरी दिन 40% बारिश के आसार हैं। वैसे ये भी बताते चलते हैं आपको, 14 तारीख से मैच है और जो हम कह रहे हैं कि क्यों भारतीय टीम के लिए अहम हो गया, क्योंकि दोनों मैच जो पहले खेले गए उसमें से एक मैच भारत के पक्ष में आया था और एक मैच चला गया था ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। मौसम की बात पे आ जाते हैं दीपेश। वैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ। जी जी, आप निकले अपने होटल रूम से और आप 10 कदम पर चले, अचानक आपको बारिश मिलेगी और फिर आप जब तक अपना रेनकोट निकाल के और अपने बैग को सुरक्षित करने के लिए उसको ढकेंगे या बैग में आजकल जो एक आता है अलग से उसको कवर करने के लिए लगाएंगे, तब तक धूप खिल चुकी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया का मौसम मेरे ख्याल से जितने देश क्रिकेट खेलते हैं और जिन देशों में मैं गया हूं उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ अनप्रेडिक्टेबल है तो वो ऑस्ट्रेलिया का मौसम है। और जिस तरह की कहानी है, ऐसे में प्लेयर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता होगा, मुझे लगता है प्लेयर्स ये सब सोच नहीं रहे होंगे, क्योंकि बारिश अगर हो ही जाएगी तो रोहित शर्मा, विराट कोहली या पैट कमिंस या कोई भी क्या कर सकता है। यहां तो आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, मौसम की बात बाद में होती रहेगी। बिल्कुल सर, ये सारी चीजें आपने खुद ही क्लियर कर दी। मतलब कि जब बारिश हो रही है तो वो तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब नेचुरली तो आप किसी के ये थोड़ी है कि भगवान से एक मैसेज कर दोगे कि भैया रोक दो, हमें खेलना है, हमारा WTC लगा हुआ दाव पे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर क्या ध्यान देना, उसके बारे में क्या सोचना, थोड़ा टेंशन जरूर हो सकती है कहीं ना कहीं। चिंता की बात ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, क्योंकि अभी भी उनका भी कह सकते हैं ना कि एक ही पैर है वहां WTC के फाइनल तक, दूसरा उनका भी नहीं है। अभी वो भी बाहर हो सकते हैं अगर 1-2 मैच हारेंगे या ऐसे बारिश की वजह से एक आध मैच उनका खराब होगा। होने को बहुत कुछ हो सकता है। अभी पूरा जो सिनारियो वो सेट है, सिर्फ एक टीम है जो सबसे ज्यादा करीब है, वो साउथ अफ्रीका की टीम है। तो बारिश हो ना हो, नुकसान दोनों टीमों को है और नहीं होगी तो फायदा भी दोनों टीमों का है, क्योंकि एक चांस बनेगा कहीं ना कहीं एक मैच जीत के थोड़ा और करीब पहुंचने का उस फाइनल के। तो ये टेंशन की बात जरूर है, लेकिन फिर वही जो अभी सर ने कहा कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में टेंशन लेके फायदा क्या है। हम एक काम कर सकते हैं, वो है तैयारियां पूरी करेंगे, बाद का देखा जाएगा कि क्या होता है, बारिश होने देगी मैच या नहीं होने देगी। लेकिन अगर मैच हुआ और पूरा हुआ, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 दिन पूरे हुए, जैसा अभी सर ने बताया, अभी कि आप होटल से बाहर निकलते हैं तो बारिश होती है, इतने आप अपने बैग को पैक करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो धूप खिल जाती है। तो अगर इस तरीके का हुआ तो मैच तो फिर पूरे 5 दिन भी हो सकता है, चाहे बारिश के चांसेस 50% हैं और
6-7 घंटे का पूरा दिन होता है, 7 साढ़े 7 घंटे का, तो उसमें थोड़ी बहुत बारिश एक दो बार आ भी गई तो इतना तो ऑस्ट्रेलिया के पास सर है, मामला इतना अच्छा क्रिकेट बोर्ड तो वो है, या फिर मैदान इतने अच्छे हैं कि मैदान को सुखाया जा सके, टाइम से दोबारा मैचेस शुरू करवाए जा सकें। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है ऑस्ट्रेलिया में कि बारिश की वजह से ही कोई दिन मैच खराब हो गया है, पूरा टेस्ट मैच धुल गया है, ऐसा वहाँ आमतौर पर होता नहीं है। ज़्यादातर आप यहाँ एशियन सब कॉन्टिनेंट्स में जितने भी देश हैं उनमें आप ऐसा देख सकते हैं, कई बार मैदान टाइम पे रेडी नहीं हो पाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यहाँ पे ऐसा सीन ज़्यादा है नहीं। तो बिल्कुल सही बात है सर, बारिश हो, और ये अपडेट भी एक दे दिया सर ने आपको कि पहले और दूसरे दिन इतनी इतनी बारिश है, 50% और 40%, यानी बारिश गिरेगी, थोड़ी बहुत तो गिरेगी, बट उसका मैच पे क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जरूर खेल रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई सा भी टेस्ट तीसरे दिन के आगे बढ़ ही नहीं पाया। नहीं, वो चौथे दिन तक गया था, बट चौथे दिन के पहले सेशन में ही खत्म हो गया था, तो 5 दिन तो अभी यूज ही नहीं हुए। तो एक आध दिन अगर बारिश की वजह से बर्बाद हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क उस चीज से पड़ेगा सर। आजकल एक ही पूरे दिन का अगर खेल पूरा हो जाए तो उसमें दूसरी टीम भी आधी आउट हो जाती है, और मतलब दोबारा से बल्लेबाजी करने के लिए जो पहली टीम होती है वो तैयार होती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक आध दो दिन से अगर बारिश से कोई फर्क पड़ा भी, थोड़ा खेल वेस्ट भी हुआ, 2-3 घंटे खराब भी हुए, तो गेम नहीं होगा, गेम पूरा होगा। क्योंकि जो टीमें 3-3 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म कर दे रही है, इनफैक्ट 7 सेशन में, 2 दिन और 1 सेशन और तीसरे दिन का, उनको जरूरत नहीं है किसी ऐसी चीज की कि एक आध दिन बारिश से खराब हो जाए तो कोई दिक्कत होगी। तो फोकस पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे होना चाहिए। ये खिलाड़ियों के मन में वैसे दिमाग में कोई बात होगी नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए कि भाई बारिश तो होगी, मैच होगा नहीं, क्या ही करना है, थोड़ा आराम करते हैं, लेजर टाइम को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस पूरी होगी, क्योंकि अभी सर ने जैसा क्लियर बताया, इतना देखा भी होगा सर, आपने तो कवर भी किया होगा ऑस्ट्रेलिया को, कि वहां बारिश होती है, देन आपको 5-7 मिनट बाद ही एक बार फिर से धूप खिली हुई नजर आती है आपकी। तो फिर वहां कोई ऐसा रिस्क नहीं है, कोई ऐसे सोचने वाली बात नहीं है जैसे बेंगलोर के मौसम को लेकर हम सोच लेते हैं कि भाई 3 दिन की बारिश बताइए तो होगी ही बारिश, चाहे कुछ भी हो जाए, चौथे दिन खेलने की तैयारी कीजिए। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए तैयारियों पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। ये ना सोचे कि मौसम कैसा रहेगा, हाँ मौसम को सिर्फ उस टाइम तक के लिए दिमाग में लाएं कि अगर मैच वाले दिन थोड़े से क्लाउडी कंडीशंस रहते हैं या फिर आपको ओवरकास्ट कंडीशंस थोड़े मिलते हैं, तो भाई गेंदबाजी का फैसला जरूर करें। इस बार आंख मूंद के बल्लेबाजी ना करें, दूसरा टेस्ट मैच गवा चुके हैं हम ऑलरेडी। बिल्कुल, और कई बार पहले बल्लेबाजी अजहर कहते थे, असल में अजहरुद्दीन कहते थे कि टॉस जीतने के बाद कुछ सोचना भी पड़ता है क्या, तो उन लोगों ने कहा क्यों, बोले टॉस जीतने का मतलब, अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो टॉस जीतने का, और खासतौर पर अगर इंडिया में खेल रहे हैं, एक बयान उनका इंडिया को लेकर था कि अगर आप इंडिया में खेल रहे हो टॉस जीते तो फिर सोचना नहीं है, बैटिंग ही करनी है पहले। तो शायद वो एक कॉन्फिडेंस होता है और एक मैसेज आप देते हैं विरोधी टीम को कि हम कितने ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लेकिन कई बार वो जो मौसम होता है उसको समझना भी जरूरी है, और वही बात दीपेश कह रहे हैं। रही बात, आपने बड़ा अच्छा कहा कि कोई एप्लीकेशन या कोई मैसेज ऊपर तो जाएगा नहीं कि भाई हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की जगह थोड़ी सी फंसी हुई है। तो इसमें मुझे याद आया 90 के दशक के आखिरी सालों की बात है। एक बड़े नेता होते थे, और हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी रैली होनी थी यूपी में, और यकीन मानिए मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी, मतलब बिल्कुल ऐसी बारिश जिसमें कि पट 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 आवाज आने वाली बारिश, और उनको सुनने के लिए जनता ऐसी बेचैन कि वहीं पर बड़े बुजुर्ग लोग साड़ियां अपनी ऐसे करके बैठे हुए हैं जिसके पास, और छतरी वतरी लेके कौन ही जाता था रैली में। और मैं उस रैली को कवर कर रहा था, तो जो मंच बना हुआ था उस मंच के नीचे जाके हम लोग खड़े हो गए थे, तो हम लोग बारिश में भीग नहीं रहे थे। खैर हेलीकॉप्टर से जब थोड़ी बारिश कम हुई और हेलीकॉप्टर चलने लायक स्थिति हो गई तो वो उड़ के आए, और उन्होंने स्टेज पर आते ही माइक संभाला, तो पहला वाक्य जो कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, कुछ वगैरह ऐसा रोहित शर्मा कहें तो। आए, उन्होंने मन संभाला, सबको अभिवादन किया और कहा कि अब बारिश नहीं होगी। तो पब्लिक बड़ी हैरान की, भाई ये ऐसा पूर्वानुमान कौन कर सकता है मौसम के बारे में। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं जब अभी उड़ते हुए आसमान से आ रहा था तो मेरी भगवान से बात हो गई है, अब बारिश नहीं होगी। और यकीन मानिए अगले 55-56 मिनट उन्होंने भाषण दिया और बारिश नहीं हुई। तो वैसा कुछ आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ गया, अगर ऐसा कुछ रोहित शर्मा या विराट कोहली ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करें कि भाई बारिश मत होने दीजिए, हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, हम तीसरी बार खेलना चाहते हैं। और जो बात अभी दीपेश ने कही कि कम से कम विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए आप 90% से ज्यादा श्योर होकर कह सकते हैं कि ये इनका आखिरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, इसके बाद आप इनको शायद देखेंगे नहीं। वैसे तो अश्विन भी इस लिस्ट में है, लेकिन दो बड़े नाम बल्लेबाजी के लिहाज से यही हैं, और दोनों इस वक्त भारतीय टीम के एक तरीके से रीढ़ की हड्डी भी हैं, इसलिए भी शायद बहुत जरूरी है।
चलिए, हमने जितनी भी बातचीत की उसमें चर्चा हुई रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर। रोहित शर्मा अपने रंग में नहीं है। कुछ बयान आपको दिखाएंगे जो उनके बारे में खिलाड़ियों ने दिए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आईसीसी रैंकिंग में उनको बड़ा झटका लगा है। मतलब पिछले 6 साल में 5 साल उनको हुआ जब से उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली टीम की, और उसके बाद से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ जो आईसीसी एक लिस्ट इशू करती है जिसमें टॉप बैट्समैन होते हैं, टॉप बॉलर्स होते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं, टीम्स की रैंकिंग्स होती हैं। यूं तो इन रैंकिंग्स का ऐसा कोई बहुत हाहाकारी असर नहीं होता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात होती है या कॉन्फिडेंस को गिराने वाली बात भी होती है। और ऐसे समय में जब उनके पिछली न्यूजीलैंड की सीरीज में 3 मैचेस में 91 रन लगे हों, जो पहला टेस्ट मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला उसमें दोनों पारियों को मिलाकर भी वो दहाई तक नहीं पहुंचे हुए हों, वहां पर अगर ये खबर आए कि वो टॉप 30 से बाहर हो गए हैं पहली बार 6 साल में, आप कुछ भी हो दीपेश, आप आज की तारीख में कट ऑफ नहीं है सोशल मीडिया से। अब वो समय नहीं है कि आपने अपने होटल रूम का टीवी ऑफ किया और आपने नीचे रिसेप्शन पर फोन करके कहा कि मुझे अखबार नहीं चाहिए कमरे में, तो आप दुनिया से अलग हो गए, आप अपने आप पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब आपके पास आपका मोबाइल है, या तो आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि आप कहें कि मैं किसी सोशल मीडिया साइट पर जाऊंगा ही नहीं जाऊंगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप गए तो अब तक रोहित शर्मा ये तो जान ही चुके होंगे कि वो पहली बार 6 साल में टॉप 30 से बाहर हो चुके हैं। सर ये तो पता लग गया होगा, मतलब इसको तो आप आम मतलब अपने जीवन के हिसाब से भी अगर देखेंगे, हमारे जीवन के हिसाब से भी देखेंगे, 100-150 फॉलोअर जिनके होते हैं और अगर उन्हें कोई किसी छोटे से कमेंट में टैग कर दे तो फोन 3 बार बज जाता है उसी में। इंस्टाग्राम इतने सारे नोटिफिकेशन दे देता है, पर्टिकुलरली अगर एक सोशल मीडिया की बात की जाए, वहां तो मिलियन फॉलोअर्स हैं। और मिलियन भी ऐसे नहीं कि 1 आध मिलियन या 2 मिलियन, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं किसी क्रिकेटर के। अब एक ही चीज को लेके जब एक ही समय पे इतने सारे करोड़ों लोग आपको टैग करेंगे, तो मैं कह रहा हूं सर, अगर फोन रात को एयरप्लेन मोड पे भी डाल रहे होंगे ना सोने से पहले, तब भी एक आध नोटिफिकेशन तो दिख गई होगी कि भाई रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं रैंकिंग से 30, तो देखा तो होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे इतना भी भरोसा है कि अब जितना क्रिकेट खेल लिया है, जितने साल खेल लिए हैं, इन रिकॉर्ड्स रैंकिंग से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। फिलहाल उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि मैं कितने भी रन बनाऊं, 10 बनाऊं, 20 बनाऊं, 100 बनाऊं या 150 बनाऊं, मेरी टीम इस समय पे WTC के फाइनल में पहुंचे। मेन उनका जो गोल होगा वो यही होगा। शुरुआती दौर में जरूर सर होता होगा ये चीज किसी प्लेयर के लिए, जब कोई नया नया आता होगा, एकदम से उसे बताया जाता होगा भाई तुमने टॉप 10 में एंटर कर लिया रैंकिंग्स में, तो उसे बड़ी अच्छी फील आती होगी कि मैं चलो एक क्रिकेट मैंने खेलना शुरू किया और आज मैं दुनिया के 10 ऐसे खिलाड़ी में हूँ जो टॉप के हैं फिलहाल मौजूदा समय पर। रोहित शर्मा के नाम सर ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो वनडे में 300 करने के हों, फास्टेस्ट 100 के हों T20 में, और भी बहुत सारे सिक्सेस के तो हम लगातार बात करते ही रहते हैं कि उतने ज्यादा आपको नजर भी नहीं आएंगे वो एग्रेसिवली खेलते हुए, लेकिन फिर भी छक्के सबसे ज्यादा हैं उनके। तो रिकॉर्ड्स बहुत हैं, नंबर्स उनके साथ बहुत लगे हुए हैं, एवरेज बड़ी अच्छी लगी हुई है सारी फॉर्मेट्स में। फिलहाल तो सिर्फ जो निशाना है ना वो ये है कि मेरी जो करंट फॉर्म है वो किसी तरीके से ठीक हो जाए, पहली चीज तो। और दूसरा, रैंकिंग्स हर हफ्ते बदलती हैं। अगर आके अभी ये आपका जो गाबा टेस्ट है इसकी 2 पारियों में 50-50 के ऊपर भी स्कोर करते हैं, एक में सेंचुरी कर देते हैं, तो फिर एकदम तुरंत आ जाएंगे 15 के ऊपर, तो वो तो कंसिस्टेंसी की बात है। 2 अच्छी इनिंग लगी नहीं आपके साथ और आप दोबारा से टॉप 10 में आ गए, तो ये तो टेंशन वाली बात है नहीं। बट हाँ, हमारे लिए टेंशन की बात जरूर है कि हमारा एक खिलाड़ी जो इतना कंसिस्टेंट है, इतना अच्छी पारियां खेलता है, वो टॉप 30 से बाहर हो गया, बहुत बड़ी बात है। दुनिया के जो बल्लेबाज टॉप 10 में या टॉप 20 में है, उनका कद रोहित शर्मा के सामने बड़ा छोटा है, लेकिन करंट फॉर्म को देखते हुए रोहित शर्मा टॉप 30 से बाहर हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा का जो पूरा ध्यान होगा वो इसी चीज़ पे होगा कि किसी तरीके से अपनी फॉर्म में वापस आ जाऊं, अपनी टीम की मदद करूं। ये जो लड़के लगातार मेहनत कर रहे हैं, 22 साल के मात्र नीतीश कुमार रेड्डी, इनफैक्ट 21 साल के लगे हुए हैं अकेले, उनको अपने साथ कोई बल्लेबाज ही नहीं मिलता खेलने के लिए एंड तक। आप देखेंगे बॉलर्स रह जाते हैं, फिर बेचारे वो भी अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं। तो रोहित शर्मा के दिमाग में फिलहाल तो यही चीज़ होगी कि मेरी टीम के जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, ऋषभ पंत हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे को इनका थोड़ा सा साथ देना चाहिए, अपनी टीम को टेस्ट मैच जिताने चाहिए, और टेस्ट मैच जिताएंगे तो WTC के फाइनल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर WTC के फाइनल में सर पहुंचते हैं और अगर टॉप 50 से भी बाहर हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। रोहित शर्मा को भी और हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब अल्टीमेटली आपको ट्रॉफी चाहिए। अगर आप सर रैंकिंग्स की बात करेंगे, जिस वक्त हमने T20 वर्ल्ड कप जीता 24 में, उस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की रैंकिंग्स आप निकाल लीजिए, पक्का टॉप 30 से बाहर। रोहित शर्मा तो एटलीस्ट टॉप 30 से बाहर होंगे उस वक्त, मतलब एटलीस्ट सेमीफाइनल से पहले। तो ये चीज जब इतना है,
जब एक ट्रॉफी आपके पास आ जाती है तो रैंकिंग्स और नंबर्स मैटर नहीं करते। और सर इस चीज में थोड़ा और वजन डालने के लिए मैं बता दूं कि बाबर आजम लगातार 4 साल तक ओडीआई में नंबर 1 बने रहे, लेकिन उनकी टीम सेमीफाइनल नहीं खेली पिछले 3 वर्ल्ड कप का। तो ये रैंकिंग वैंकिंग से इतना मुझे पर्सनली तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, टेस्ट मैच जीत जाए, टीम इंडिया WTC के फाइनल में पहुंच जाए। बिल्कुल, और यही इरादे, यही मंशा रोहित शर्मा की भी होगी। हाँ, अगर उनके रन्स बन जाएंगे तो इसमें और मजा ही आएगा। उनकी अगर उनसे मेरे ख्याल से कोई अभी पूछे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, एक शतक या भारतीय टीम का WTC फाइनल की जगह, उनकी प्रायोरिटी WTC फाइनल होगी। शतक तो बनते रहेंगे वाली बात है, लेकिन हाँ, रन्स बनने उनके जरूरी हैं क्योंकि रन्स आए नहीं हैं पिछले दिनों लगातार। कुछ बयान उनके बारे में दिए गए हैं हाल फिलहाल में, उनमें से 2 बयान आपको बैक टू बैक दिखाते हैं, फिर उस पर बातचीत करेंगे। पुजारा का बयान और भज्जी का बयान जरा दिखाइए रोहित शर्मा को लेकर। पुजारा ने कहा, जब कप्तान फॉर्म में नहीं होता है तो इसका असर उसकी कप्तानी पर भी पड़ता है। रोहित को अपने पहले 20 या 30 रन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार जब वो अपनी लय हासिल कर लेता है तो वो ठोस शुरुआत को बड़े स्कोर में बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। डैडी 100 उनके लिए कहा ही जाता है कि जब वो शतक लगाते हैं तो 150-200 रन ही पर जाकर रुकते हैं। हरभजन सिंह का भी बयान आपको दिखाते हैं। कोई भी खिलाड़ी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित रहता है। जब रोहित रन बनाएंगे तो वो और बेहतर सोचेंगे और बेहतर काम करेंगे। उम्मीद है कि वो जल्द ही अपनी फॉर्म हासिल कर लेंगे ताकि उनकी कप्तानी भी बेहतर हो। मोर और लेस अगर आप देखें, 2 अलग अलग तरह के खिलाड़ी हैं। चेतेश्वर पुजारा हार्डकोर टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। हरभजन सिंह ने अपने आप को सारे फॉर्मेट में प्रूव किया है। चेतेश्वर पुजारा इस टीम का एक कोर हिस्सा रहे हैं रोहित शर्मा के साथ साथ। हरभजन सिंह तो खैर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी बहुत साथ खेले हैं, रोहित को इन एंड आउट बहुत अच्छे से जानते हैं और दोनों की बातचीत का लब्बो लुआब एक ही है कि वो जो बल्कि एक दिन आप भी ये बात कह रहे थे कि वो वनडे में या T20 में तो 17 बॉल पे 35 रन या 40 रन की एक फैंसी इनिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप टेस्ट में 17 बॉल पे 40 करके चले गए और उसके बाद 50 पे 3 हो गया तो सारी मेहनत खराब है। भज्जी या पुजारा दोनों कह तो यही रहे हैं ना कि थोड़ा सा वक्त अपने आप को दें, क्रीज पर जाएं, पहले वो अपने 20-25 रन देखें, अपने थोड़े से लालची हो जाएं या थोड़े से मतलबी हो जाएं, कई बार वो भी फायदा करता है। बिल्कुल सर, मैंने भी जितना क्रिकेट खेला है, कवर किया ना, एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, थोड़े डेस्परेट हो रहे हैं। जाते ही कोशिश ये है कि बैट से 2-4 गेंदे लग जाएं, एक आध बाउंड्री कहीं से आ जाए ना तो शायद वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, और ये होता भी है सर। पर्सनली मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर 4-5 मैच में आपके रन ना आए ना और जाते ही आपकी 5 या 6 गेंदों में से 2 मिडल हो जाए अच्छे से, एकदम बैट के बीचों बीच लगें, चाहे उन पर चौका आए या ना आए, फिर आपको वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। तो शायद उसी चीज के चक्कर में, वरना इतना आपने देखा है रोहित शर्मा को खेलते हुए, भाई अभी मिचेल स्टार्क को हम लगातार अपने शोज में एक बात कहते हैं कि मिचेल स्टार्क को 4 छक्के लगाए थे T20 वर्ल्ड कप के दौरान। अब कौन सा मिचेल स्टार्क ने अपने हाथ में कोई लाल कलर का गोला पकड़ लिया जो उन्हें खेल ही नहीं पा रहे, मतलब दिक्कत आ रही है ना, सीम समझ में आ रही है कहां पड़ रही है। ठीक है, व्हाइट बॉल से बहुत अलग होता है रेड बॉल और पिंक बॉल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट बहुत अलग होता है, लेकिन ये रोहित शर्मा है, इन्होंने पूरी जिंदगी भर इन्हीं गेंदबाजों को खेला है। मिचेल स्टार्क का करियर मतलब रोहित शर्मा से मैं कहूंगा 7-8 साल कम ही है, तो खेलते आए हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। यहाँ सीधी सीधी जो कमी है ना वो कॉन्फिडेंस की है। और मैं चेतेश्वर पुजारा की बात से सर बिल्कुल सहमत हूं, बॉडी लैंग्वेज में ना बैटिंग की खराब फॉर्म नजर आ रही है, चाहे वो कप्तानी की बात हो, फील्डिंग की बात हो, उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। और इसका अगर पूरा ही प्राइम एग्जांपल आपको देखना है तो जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए। आए एडिलेड उसमें पर्थ वाले टेस्ट में 150 पे ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया, 104 पे ऑल आउट कर दिया, 6 विकेट निकाले थे जसप्रीत बुमराह ने, 3 विकेट टॉप ऑर्डर के जैसी बुमराह ने लिए। अपने आप हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में जादू सा आ गया, हम लोग देख रहे हैं कि वो लगातार विकेट्स निकाल के आपको दे रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि एक कप्तान के परफॉर्मेंस का पूरी टीम पे बहुत फर्क पड़ता है। जब पूरी टीम देखती है कि हमारा कप्तान यार इतने एग्रेशन के साथ इतना जोर लगा रहा है, अकेला 11 खिलाड़ियों पे भारी है, तो हम थोड़ी सी मदद उसकी कर सकते हैं। और जब आपका कप्तान डाउन एंड आउट होता है ना, जैसा अभी रोहित शर्मा के साथ हुआ है, तो आप घर में न्यूजीलैंड जैसी टीम से 3-0 से हार भी जाते हैं, उसके बाद आप एडिलेड में भी हार जाते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत की हैं और रोहित शर्मा को फिलहाल मौजूदा समय में तो पिछले 2 महीने में पेस खेलने में बहुत दिक्कत आई है। ऑफ स्टंप उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा उनका ऑफ स्टंप है कहाँ, एकदम से डंडा उनका उड़ जाता है, कभी पैट कमिंस आउट कर रहे हैं, कभी कोई नया गेंदबाज आके आउट कर दे रहा है। अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी देखा, सब स्पिनर्स पे आउट हो रहे थे, रोहित हो जा रहे थे फास्ट बॉलर्स पे आउट। तो ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा को फास्ट बॉलिंग नहीं खेलने आती, यही रोहित शर्मा थे जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट वो टेस्ट मैच की वो पारी में एकदम से शुरू की 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा दिए। किसी टेस्ट मैच की पारी की शुरुआती 2 गेंदों पे 2 छक्के भी रोहित शर्मा नहीं लगाए। तो यहाँ सीधा सीधा जो मसला है वो फॉर्म का है, कॉन्फिडेंस का है, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब बोर्ड पे रन लगे होंगे। क्योंकि आप अब ये तो नहीं कह सकते कि रोहित शर्मा को बल्लेबाजी में ये चेंज करना
चाहिए, टेक्निक ऐसे बदल देनी चाहिए, या फिर ये नई चीज सीखनी चाहिए। सीख लिया जो सीखना था, खेल लिया जितना खेलना था। अब तो सीधी सीधी सर मसला यहाँ कॉन्फिडेंस का है। असलियत में उस तरीके से खेल ही नहीं पा रहे, वो बॉडी लैंग्वेज ही नजर नहीं आ रही जो रोहित शर्मा की नजर आती है। और अगर एक बार 50-70 रन इनके बल्ले से निकल गए तो ऑटोमेटिकली मैं ये बात कह सकता हूं कि फील्ड में, कप्तानी में, और जो वो जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स से हम लगातार जिक्र करते हैं कि जो थोड़े जूनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ जिस तरीके से मौज मस्ती करते हैं मैदान पे, वो चीज़ एक बार फिर से नजर आने लगेगी। लेकिन अभी तो फिलहाल जब तक फॉर्म खराब है या जब तक रन्स नहीं आते, आपको एक डाउन एंड आउट कप्तानी नजर आएगा फील्ड पे। बिल्कुल, और उसके लिए भी जरूरी होता है मतलब कि एक गेंद बल्ले पर आपके अच्छे से मिडल कर जाए, और वो ठक का जो एक साउंड आता है ना, वो साउंड बड़े बल्लेबाजों को पता होता है। उसमें शायद उसकी जो शुद्धता होती है, जो प्योरिटी होती है उस ठक के साउंड की, सिर्फ एक गेंद पर वो शायद कुछ कानों में लगा रहता है, जो जाके परफेक्ट जब लगता है ना, जैसे संगीत में कहते हैं कि एकदम सही नोट लग जाए, स सही लग जाए, या कोई एक सुर अच्छा एकदम सही लग जाए तो कलाकार का चेहरा खिल जाता है। वही वाला हाल है कुछ बल्लेबाजी में भी, कि आपका वो ठक का साउंड अगर आया, उसके बाद फिर वो 20 रन नहीं, फिर वो 200 रन भी बन जाते हैं, बशर्ते कि वो आत्मविश्वास लेकर आने वाला साउंड हो। वो आत्मविश्वास जो अभी रोहित शर्मा में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए सर आपके पास सचिन तेंदुलकर का कोई एग्जाम्पल नहीं है? मतलब सा से मैं सोच रहा था, जैसे आपने सा से संगीत कहा, मैं सा से सचिन ही सुन रहा था उसमें। वो है ना, आपको जब ब्रेटली ने सचिन को मारा था हेलमेट पे, और उसके बाद मेरे ख्याल से उसी ओवर में उन्होंने 2-3 चौके मारे थे, एक कवर ड्राइव मारा था, उसके बाद 2 स्ट्रेट ड्राइव मारे थे। वो 2 के 2 स्ट्रेट ड्राइव देखने लायक है। मतलब सचिन की 20 साल की बल्लेबाजी, और वो 2 स्ट्रेट ड्राइव, एक विकेट के दाहिनी तरफ से, एक विकेट के बाईं तरफ से, और दोनों में मतलब ब्रेटली बस ये सोच रहे थे कि क्या ही गलती कर दी बाउंसर मार के, मतलब नहीं ही मारना चाहिए था। इस तरह की कहानी है वो। खैर, कपिल देव का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कपिल देव ने वही बातें कही हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रोहित शर्मा क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस इस वक्त उनको अपने आप को पॉजिटिव रखने की, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमें उसकी क्षमता पर शक नहीं करना चाहिए। 1 या 2 मैचों के प्रदर्शन से उसकी कप्तानी पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। फॉर्म अस्थायी है लेकिन क्लास स्थायी है। बात कपिल देव की सही है, उनके बचाव में आए भी हैं, और जनरली कपिल इस तरह से अगर कोई बात कह रहे हैं तो सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। खुद कप्तान रहे, खुद भारत को पहला विश्व कप उन्होंने दिलाया है, और उसके बाद अगर वो रोहित शर्मा के पक्ष में हैं तो जाहिर सी बात है। और वैसे तो मैं कहूँगा कि जो भारतीय क्रिकेट टीम के हार्डकोर फैंस हैं वो रोहित शर्मा के साथ ही खड़े दिखाई देते हैं। आखिर उन्होंने देखा है किस तरह से चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल तक लेकर गए हों, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी में उनका जो परफॉर्मेंस रहा, जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, वो सब कुछ किसी ने अभी तक भुलाया नहीं है। अब बस रोहित शर्मा को अपने आप पर भरोसा रखना है और ब्रिस्बेन के इस टेस्ट मैच में कुछ कमाल करना है। चलिए, ये भी बड़ा एक अच्छा कोइंसिडेंस कह लें या आप संयोग कह लें कि कपिल देव की हम बात कर रहे थे, और आज जन्मदिन एक ऐसे खिलाड़ी का है, आपके तो खैर पसंदीदा ही होंगे, मैं जानता ही हूँ। खिलाड़ी हैं वो युवराज सिंह। और जो मैंने कहा संयोग इसलिए क्योंकि अगर आप 1983 के बाद देखेंगे तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतती है 2011 में। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है युवराज सिंह की ये, और पहली स्क्रीन जो भी दिखाई गई थी, मैं यही बता सकता हूँ कि क्वार्टर फाइनल में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था अहमदाबाद में, तो उसकी है। और इसके बाद ये ICC ट्रॉफी के साथ युवराज सिंह नजर आ रहे हैं। क्या कमाल का खिलाड़ी, क्या कमाल की परफॉर्मेंस रही 2011 वर्ल्ड कप में। और कई बार जैसे लगता है, आप कहते हैं कि क्रिकेट एक टीम गेम है और एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए कई खिलाड़ियों का साथ होना जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है। लेकिन जब आप 2011 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो वहां पर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट आपको एक खिलाड़ी ने जीत कर दिया हो। मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा रन थे और शायद 14 या 15 विकेट थी। क्या परफॉर्मेंस थी, और ओवरऑल भी अगर आप उनको देखें तो मतलब बस मजा आ जाता है युवराज सिंह को देख के। सर बिल्कुल सर, ये आपने वर्ल्ड कप भी ऐसा है, एकदम गूज बम्स आने लग जाते हैं। जैसे वो पहला ऐसा वर्ल्ड कप था, मैं 11 ही साल का था उस वक्त, और मतलब कहते हैं ना कि क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू ही किया था उस वक्त। तो इनका एक वो जो अब ऑस्ट्रेलिया का लगातार जिक्र हो रहा है, क्वार्टर फाइनल में हमारा मैच था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से, रिकी पॉन्टिंग ने सेंचुरी की थी। आप बड़े किस्से सुनाते हैं सर, ये वाला मैं बताता हूँ आपको। तो वैसे वो मैच में कवर कर रहा था, किस्सा आप सुना लीजिए। मोहाली में था ना मैच, शायद अहमदाबाद में। अहमदाबाद के बाद भारतीय टीम मोहाली गई थी, पाकिस्तान से सेमीफाइनल। तो वहां क्वार्टर फाइनल मैच सर चल रहा था। मतलब जितनी भी चर्चा थी घर में, मैं जितना सुन रहा था बड़ों को बात करते हुए, सब यही कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाएंगे, जितना जीत लिया अब तक होना था हो गया, नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ा मुश्किल काम है। तो आखिर में जब ब्रेटली की गेंद पे युवराज ने ये पोज देने से पहले ये जो चौका लगाया,
दूध पी रहा था सर, मैं बैठ के, जैसे हमारे गांव में खाट होती है उस पर बैठ के हम टीवी देखते हैं सामने, तो उस वक्त बहन पीछे बैठी थी, जैसे ही चौका लगाया वो इतनी जोर से घाट पे कूदी, दूध का हाथ मेरे गिलास से ऐसे, मैं कहा छूट जाए भाई, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने, कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडियन टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। तो ऐसे हीरो, और फिर उस टाइम पे सर जब किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए जा सकते हैं किसी T20 मैच में, वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बड़े गेंदबाज के आगे, जिसके नाम के आगे आज 600 प्लस विकेटें हैं टेस्ट क्रिकेट में। बहुत बड़े बड़े युवराज सिंह ने काम किए हैं। मैं एक्चुअल में इनको इंडिया का जो सबसे मतलब कहते हैं ना भरोसेमंद खिलाड़ी, टाइम पे काम आने वाला खिलाड़ी, मैं युवराज सिंह को मानता हूं। और बिल्कुल आपने सही बताया सर, 15 समथिंग विकेट थी उस वर्ल्ड कप में और 300 के ऊपर रन किए थे। एक मैच ऐसा भी था जिसमें सेंचुरी भी की थी, 5 विकेटें भी ली थी, पहले प्लेयर बने थे वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले इयान बोथम के बाद। तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और हमारे तो पर्सनली बहुत बड़े हीरो हैं ही, मतलब मैं तो उन्हें पर्सनली बहुत एडमायर करता हूं, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी, पहली बात तो जिसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमें जिताया वर्ल्ड कप मैच में इतने इंपॉर्टेंट में, उसके बाद वो जो कैंसर के बाद वाली स्टोरी आए तो 150 प्लस रन कर दिए इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो उनका हाईएस्ट मतलब स्कोर भी है वनडे क्रिकेट में। तो बहुत इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हैं सर, मतलब बतौर खिलाड़ी भी और बतौर लाइफ में भी, मतलब अगर आप इनकी लाइफ से भी कुछ सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। और शायद इसी वजह से जितने भी टीम के जो सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे दादा हो, सचिन तेंदुलकर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, गौतम गंभीर हो, इनको टीम इंडिया का सबसे बड़ा वाइट बॉल प्लेयर मानते हैं। मैंने बहुत से इंटरव्यूज में, बहुत सी बातों में सुना है कि टाइम पे अगर कोई प्लेयर खड़ा होता है तो वो युवराज सिंह ही थे। बिल्कुल थे। और जिस क्वार्टर फाइनल मैच की आप बात कर रहे हैं उसमें सुरेश रैना का रोल भी बहुत अहम था, लेकिन वाकई युवराज सिंह की जो इनिंग थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो जनरली ऐसा नहीं होता, आईसीसी का टूर्नामेंट है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन वहां पर इंडियन मीडिया ने युवराज सिंह के लिए ताली बजाई। और उससे पहले 2011 से पहले युवराज सिंह की जो छवि थी वो ये थी कि साहब पब में झगड़ा कर लेते हैं, यहां लड़ाई कर लेते हैं, वहां लड़ाई कर लेते हैं, बड़े एरोगेंट हैं। लेकिन जब ताली बजी तो युवराज भावुक हो गए, उनको लगा कि वाकई उन्होंने कुछ बड़ा कर दिया है। और यही कहते हुए उन्होंने अपनी बात शुरू भी की। उन्होंने कहा लगता है आज तो मैंने वाकई कुछ बड़ा किया है, और बड़े इमोशनल थे उस वक्त। और आप जब बात कर रहे हैं उनके कैंसर की, मुझे याद है किस तरह से उन्होंने कैंसर की उस पूरी लड़ाई को लड़ा। उसके बाद जब वो लौट के आए और मुझे उनके इंटरव्यू का मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा अब मैं एक आम आदमी की जिंदगी की कीमत पहले से ज्यादा बेहतर समझता हूं। अब मेरे लिए साफ हवा, साफ खाना, अच्छा खाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। शायद कई बार हम अपने रुपए, पैसे और इस तरह की जो सेलिब्रिटी वाला जो स्टेटस होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन वो कैसे लौटे और किस तरह से, और उनकी इंसानियत, मतलब चलिए बाकी सारी चीजें तो अलग है। 2011 वर्ल्ड कप के बाद मुझे स्लिप डिस्क हुआ और भारतीय टीम के फिर वही घूम फिर के सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह, इन 2 खिलाड़ियों ने पर्सनली जिस तरह से मेरे स्लिप डिस्क को लेकर, युवराज ने तो मुझे अपने घर बुलाया, मैं युवराज के घर गया, युवराज ने एक डॉक्टर को अपने घर बुलाया और मेरा चेकअप युवराज सिंह के घर पर हुआ। तो मुझे कई बार लगता है कि खिलाड़ियों की इमेज शायद ऐसी बन जाती है कि वो बहुत एरोगेंट हैं और बड़े बदतमीज हैं, बड़े लड़ाकू हैं, लेकिन असल में वो एक बहुत ही साफ दिल के होते हैं। और युवराज सिंह उन्हीं में से हैं। ट्रॉफी जीतने के बाद कैन यू बिलीव कि वो ट्रॉफी को रात भर पकड़ के सोए और रोते रहे। मतलब ये जो कहते हैं ना डेडिकेशन कह लीजिए, या ये डेस्परेशन था उस ट्रॉफी को जीतने का। और वाकई मतलब सिंगल हैंडेडली अगर किसी ने पूरे टूर्नामेंट में आप उठा के देखेंगे हिस्ट्री में क्रिकेट की, इस तरह से बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर परफॉर्मेंस आपको मिली होगी जहां पर किसी एक खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में अपना असर छोड़ा हो। वैसा कुछ उन्होंने किया था, लीग मैचेस से लेके फाइनल तक। तो हेड्स ऑफ टू हिम, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी स्पोर्ट्स 9 की टीम की तरफ से। और ऐसे ही मोटिवेट करें, कैंसर के लिए बहुत सारा काम करते हैं, वो काम करते रहें। बहरहाल इस शो में इतना ही, हम जो काम करते हैं वो हम भी अच्छे से करते रहेंगे, और वो काम है हमारा आपको अपडेट करना, आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज से जुड़ी हर खबर अच्छे से समय से पहुंचाते रहना, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।